हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं फिर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि मेनली चैनल ये स्टोरी टेलिंग के राउंड ही है। और ये स्टोरी भी एक फिक्शनल स्टोरी है और ये मैंने खुद लिखी है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो कहानियाँ मैं बनाता हूँ या जो भी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ जो फिक्शनल होती हैं, उसमें किसी भी इंसान से अगर उसका कोई कनेक्शन निकलता है तो वो एक प्योर कोइंसिडेंस है, प्योरली वो एक इत्तेफाक है। ठीक है, जैसे मूवीज़ के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल रहता है बॉम्बे में। राहुल 32 साल का है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, कोडिंग करता है और उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। पैकेज वगैरह उसका बहुत अच्छा है। उसने अभी एक 2 BHK फ्लैट लिया है और जो उसने फ्लैट लिया है वो समुंदर को फेस करता है। समुंदर को, उसको समुंदर बहुत पसंद है। पसंद इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है समुंदर शांत भी है, दुनिया को शांत लगता है ऊपर से देखने पे, लेकिन अंदर उसके तूफान भी होता है। और समुंदर दुनिया के साथ भी है लेकिन फिर भी अकेला है। तो उसको पता नहीं, समुंदर से हमेशा से उसको एक अजीब सा उसका एक नाता था, एक रिश्ता था समुंदर के साथ। तो इसलिए उसको हमेशा से था कि अगर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा ज़िंदगी में, कभी भी मैंने पैसा कमाया तो मेरा जो घर लूँगा वो समुंदर के सामने होगा। नॉर्मली वो एक स्मॉल टाउन से है, लेकिन जॉब करने के लिए पिछले 7-8 साल से बॉम्बे में रह रहा है। अब उसने अच्छा पैसा कमा लिया तो उसने फ्लैट ले लिया, 2 BHK लिया है और बिल्कुल सी को फेस करता है। अब होता क्या है, आज है वेडनेसडे। अब आज वेडनेसडे है। राहुल उठता है, सुबह उठता है, अपना इंस्टाग्राम चेक करता है, फेसबुक चेक करता है, लिंक्डइन चेक करता है, देखता है किसी ने कमेंट तो नहीं किया, मेरे पोस्ट पे किसी ने लाइक तो नहीं किया। अपने दोस्तों को देखता है इंस्टाग्राम पे, तो देखता है कोई पिकनिक बना रहा है, कोई फैमिली के साथ है, कोई किसी पार्टनर के साथ है, कोई कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कोई कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और वो सोचता है कि यार पता नहीं, अजीब सी एक उसको फीलिंग महसूस होती है कि कुछ मिसिंग सा है मेरी लाइफ में, उसको ऐसा महसूस होता है। खैर कुछ नहीं, ऑफिस जाता है, 9 बजे के आसपास उसको पहुंचना होता है, तो करीबन घंटा भर लगता है उसको ऑफिस पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है मुंबई में। करीबन घंटा भर लग जाता है। घंटे भर बाद जब ऑफिस पहुंचता है तो मीटिंग वगैरह करता है। मीटिंग के बाद बैठ जाता है, कोडिंग करता है, फिर दोबारा कुछ देर बाद फिर मीटिंग करनी होती है। तो अराउंड 2-3 घंटे काम करता है और बाकी 3-4 घंटे की लगातार मीटिंग्स होती हैं। तो मीटिंग, मेल, कोडिंग, इन्हीं सब में उसका पूरा दिन निकल जाता है। और जब उसका ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक भी होता है, तो मोस्टली वो जाके कैंटीन में अकेला बैठता था और पॉडकास्ट लगा के वो पॉडकास्ट वगैरह सुन लेता था, हेडफोन लगाता था और पॉडकास्ट सुन लेता था। शाम के 6 बजे तक उसको ऑफिस में रहना था। 9 to 6 की जॉब है। 6 बजे के बाद निकलता है, ट्रैफिक फिर घंटा भर लगता है, गाड़ी से आता है, 7 बजे के आसपास पहुँचता है, घर पहुँचता है। तो खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता था कि मेड नहीं आ पाती थी, उसने एक मेड लगा रखी थी खाना बनाने के लिए। तो वो जब मेड नहीं होती थी तो फूड जो डिलीवरी ऐप्स होती हैं वहाँ से कुछ भी खाने के लिए मंगवा लेता था। उसके बाद फिर बस बैठ जाता था और कोई ना कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखता रहता था। कोई नेटफ्लिक्स की या अमेज़ॉन वेब प्राइम की उसने वो ले रखी थी सब्सक्रिप्शन, और पूरा वहाँ मतलब बैठ के 2-2, 3-3 घंटे तक, रात को 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तब तक बैठ के वो पूरी सीरीज़ देखता था। अब ये मोस्टली वीक डेज उसके ऐसे निकलते हैं और उसको हमेशा ऐसा लगता था, एक अजीब सी ना अंदर एक मिसिंग सी चीज़ महसूस होती है। उसके पेरेंट्स बोलते थे कि तू शादी कर ले, शादी कर ले, बट पता नहीं उसका मन नहीं मानता था। उसको लगता था कि मुझे जब तक कोई एक राइट पार्टनर नहीं मिल जाएगा जो मेरे लिए राइट हो, तब तक मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। तो टालता रहता अपने पेरेंट्स की बात। 32 के आसपास एज है, पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं शादी करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मतलब इनडायरेक्टली बोल देता है कि अभी काम है, अभी मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं अभी बहुत काम है, ठीक है, ये है वो है। लेकिन इंटरनल बात ये थी कि उसको ऐसा लगता था कि जब तक उसको राइट पार्टनर नहीं मिलेगा वो शादी नहीं करेगा। अब वीकेंड जब आता है, दिन तो निकल जाते हैं, मंडे से फ्राइडे तो काम में निकल जाता है और ये वेब सीरीज़ वगैरह में निकल जाता है, लेकिन सैटरडे संडे नहीं कटता उसका। सैटरडे फिर भी थोड़ा बहुत वो सो लेता है, एक्स्ट्रा सो लेता है, 11-12 बजे उठता है, लेकिन
फिर बाद में दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करता था, दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसको लगने लगा यार ये भी अजीब सा खालीपन सा है इसमें। फिर डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाता है, ठीक है, जाता है, मिलता है, लेकिन उसको लगता है कि यार जिन बंदियों से मैं मिल रहा हूँ डेटिंग ऐप के थ्रू, उनसे भी उसको लगता था कि कुछ मीनिंगफुल कनेक्ट नहीं बन पा रहा, बहुत सुपरफिशियल कनेक्ट बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि उसको लगता था यार ये चीज़ें मैच ही नहीं कर रही, मतलब मीनिंगफुल कनेक्ट बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि कभी इंटरेस्ट मैच नहीं करते थे, कभी बातें मैच नहीं करती थी, कभी उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी। तो फिर धीरे धीरे उसने वो सब भी छोड़ दिया। अब वो क्या करता था, मोस्टली बस समुंदर के पास बैठ जाता था, घर के सामने ही उसका समुंदर था, वहाँ जाके बैठ जाता था, शाम वहीं पे बिताता था और चुपचाप रहता था। थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मैंने बोला कुछ वहाँ बैठ के गाने वाने सुन लिए, या फिर किसी जो फ्रेंड है उसको वीडियो कॉल लगा ली, तो इस तरह से दिन निकाल लेता था, ठीक है। और कभी कभी जब उसका मन करता था, मेंबरशिप उसने ले रखी थी जिम की, पर ज़्यादा मन नहीं करता था, लेकिन कभी कभार वीकेंड पे लगता था चलो ठीक है जिम चला जाता था, या कभी कभी किसी पार्क में जाके बैठ जाता था। और उसको नेचर से प्यार था, तो वहाँ बैठ के बेंच पे पार्क में बैठता था, तो और थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, या थोड़ा पेड़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, लाइफ के बारे में सोच रहा है, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उसके अंदर जो फीलिंग थी मिसिंग वाली, एक अजीब सी लोनलीनेस है, ये बढ़ती जाती है। अब जब लोनलीनेस बढ़ती है तो धीरे धीरे जैसे वो अपने दोस्तों को जो कॉल करता था, वीडियो कॉल्स वगैरह करता था, वो भी कम कर देता है। वो कहता है क्या बात करूं, वही बातें, रिपीटेटिव बातें हैं, और धीरे धीरे वो थोड़ा अपने अपने अंदर खोने लगता है। लेकिन यहाँ पे लाइफ में एकदम से उसके ना चेंज आता है। अब करीबन वो 33 साल का हो गया है, 1 साल निकल गया है। उसके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में एक लड़की रहने आती है, उसका नाम होता है अनन्या, और अनन्या करीबन 30 साल के आसपास है, ये 33 साल का है। और अनन्या भी जब उससे बातचीत वगैरह होती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये भी सेम इसकी तरह लोनलीनेस के शिकार है, वो भी लोनलीनेस फील करती है, और इंडस्ट्री सेम होती है, वो भी आईटी में नौकरी करती थी, जैसा उसने अनन्या ने उसको बताया। अब होता क्या है, तो बातचीत होती है, दोनों फिर साथ घूमते फिरते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़े पे टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। सामने ही दोनों के घर के समुंदर है, वहाँ बैठ जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। उसको लगता है ये अनन्या उसके लिए परफेक्ट बंदी है, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच कर रही है, फिलॉसफी मैच कर रही है, और थोड़ी खुश मिजाज भी है वो। जैसे थोड़ा सा ये हल्का सा जो है राहुल जो है, ये थोड़ा सा अपने अपने में रहता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों से ओपन अप नहीं होता था, ठीक है। और लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर एक दुनिया चल रही है, वो शो ऑफ नहीं करता था, उसके चेहरे पे उसके इमोशंस आप समझ लीजिए रिवील नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर रखता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कोई बंदा है ही नहीं जिसके साथ वो सच में वो बातें शेयर कर पाए। सच में कोई इसको ऐसा बंदा मिले ज़िंदगी में जिसके साथ वो मीनिंगफुल बातें कर पाए, अपने दिल को खोल पाए। उसको लगता है मुझे लाइफ में कभी कोई नहीं मिला, बट अनन्या उसको लगता है बिल्कुल ऐसी है, और खुशमिजाज भी है, तो और समझदार भी है साथ साथ। तो सारी बातें ना अपने जो दिल की हैं उससे शेयर करता है। तो करीबन 6 महीने के आसपास हो जाते हैं, तो उसको लगता है अनन्या मेरे लिए परफेक्ट है, और मैं इससे शादी कर सकता हूँ, तो बहुत खुश होता है। उसको लगता है मेरा लोनलीनेस ख़त्म हो गई, लाइफ अब मेरी बढ़िया होगी, अब ठीक है मैं भी एक रिलेशनशिप में आ जाऊँगा, इस तरह की वो ख्याली पुलाव से बनाता है। पर एक दिन क्या होता है, सैटरडे का दिन होता है, उसने अनन्या को बोला था आज चलेंगे कॉफ़ी पीने, तो उसके फ्लैट पे घंटी बजाता है, लेकिन कोई निकलता नहीं है अंदर से, बहुत देर तक घंटी बजाता है, वो निकलता नहीं है। उसके फ़ोन पे कॉल करता है, फ़ोन स्विच ऑफ है, तो परेशान हो जाता है। नीचे जाके सोसाइटी में पूछता है जहाँ फ्लैट्स में रह रहा था, तो वो कहते हैं पता नहीं यार, हमें भी नहीं मालूम। तो कई दिन हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बड़ा परेशान होता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस में रिपोर्ट कराता है, सब कुछ जब इतना हो जाता है, काफ़ी टाइम निकलता है, तब उसको एक बात मालूम पड़ती है अनन्या के बारे में। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है तो मालूम पड़ता है कि जो अनन्या है वो किसी आईटी कंपनी में काम नहीं करती थी, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, जिसका काम था एक सोशल एक्सपेरिमेंट रन करना कि जो अर्बन एनवायरनमेंट में, जो बड़े बड़े शहरों में जो नौजवान रह रहे हैं, जो लड़के रह रहे हैं, ऐसे
वो कितना लोनली फील करते हैं। एक सोशल एक्सपेरिमेंट रन हो रहा था कि ये देखने के लिए लोनलीनेस कितनी है आज के यूथ में, इसके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट रन हुआ था और उसका वो पार्ट थी, क्योंकि उसकी जॉब थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करती थी वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी यंगस्टर्स पे लोनलीनेस को ट्रैक करने के लिए। तो थोड़ी देर तो पहले उसको बड़ा ख़राब लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन फिर क्या करें, एक टाइम के बाद आदमी मैन गेट्स यूज्ड टू एवरीथिंग, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो फिर दोबारा वही लोनलीनेस, दोबारा वही सब कुछ। तो एक दिन क्या होता है, वो अपनी सोसाइटी में शाम के टाइम नीचे बैठा होता है, तो उसको एक अंकल मिलते हैं। अब उन अंकल जो हैं उनका नाम है राजेश अंकल। तो राहुल नीचे बैठा है, शाम के 7 साढ़े 7 बजे हुए हैं, तो राजेश अंकल उसको मिल जाते हैं। तो उसकी सोसाइटी में ही नीचे ही बैठे होते हैं, वो एक पार्क में बैठे होते हैं। तो बातचीत होती है, तो बातचीत में वो अंकल अराउंड 68 ईयर्स के आसपास के हैं, 68, लेकिन वो बड़े उसको पॉजिटिव दिखते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक से दिखते हैं, बड़े होपफुल दिखते हैं। तो उनसे पूछता है कि मतलब हम तो 33 की एज में ही, मतलब वो बोलता है कि मैं तो 33 की एज में ही इतना अजीब सा फील करता हूँ, आप 68 की एज में भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े होपफुल हैं। तो मतलब आपकी लाइफ क्या परफेक्ट रही है क्या, इतना कैसे मतलब आप खुश हैं? मतलब हो सकता है शायद आपकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट रही हो, कभी कुछ आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हुआ ही ना हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार लाइफ बड़ी परफेक्ट रहती है, उसको ऐसा लगता है। पर जब राजेश अंकल उसको कहानी बताते हैं अपनी, तो राहुल हैरान हो जाता है, क्योंकि राजेश अंकल की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत यंग एज में ही खो दिया था, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, वो भी एक स्मॉल टाउन से मुंबई आए थे, बहुत मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंचे थे। आज उनके पास सब कुछ था, बड़े अच्छे खासे उनके पास पैसा था, मटेरियलिस्टिकली बहुत वेल ऑफ थे। लेकिन जब वो कहानी अपनी बताते हैं तो मालूम पड़ता है 2 साल पहले वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 2 साल पहले उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई। वाइफ उनकी 64 के आसपास की थी, तब वो 66 के थे, अब 68 के। जब मालूम पड़ता है उसको तो हैरान हो जाता है, और जब वो ये बात बताते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी वाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आदमी के हाथ में नहीं होती। और वो बताते हैं कैसे कि उनके 2 लड़के हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हैं, 2 साल 3 साल में वो एक बार आते हैं, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे फ़ोन पे एक बार बात हो जाती है। लेकिन रहते अकेले थे, और अकेले रहने के बावजूद भी उनके अंदर होप बहुत है, ऑप्टिमिज्म है। तो कहते हैं उसको कि यार लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं राहुल, बट डोंट फील डिसअपॉइंटेड, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और इसको किसी तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश करो। ये एक एनर्जी है, ये तुम्हारा अकेलापन है जिससे तुम दूर भाग रहे हो, एक एनर्जी है, इसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो। बाकी तो लाइफ में जब तुम्हारी किस्मत होगी तुम्हें सही बंदा टकरा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको लेकर बहुत परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी और उदासी देख रहा हूँ, जो कि एक नौजवान के चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट लंबे टाइम तक तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी बात से मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से उदास हो। उसकी आंखों में देख के बोलते हैं, उसको लगता है कि शायद ये तो डायरेक्टली मेरी जैसे आत्मा पढ़ रहे हो। तो राहुल ने उनको पूरी बात बताई, जो भी उसकी लाइफ में हुआ, वो अनन्या वाला किस्सा सब कुछ बताया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ क्रिएटिव करो। वो बताते हैं कि कैसे उनको म्यूज़िक में बहुत शौक़ था और वो पियानो बजाते थे, खुद से म्यूज़िक कंपोज करते थे और पियानो बजाते थे। वो कहते हैं म्यूज़िक ने मुझे ज़िंदा रखा है, म्यूज़िक से मुझे होप मिलती है, म्यूज़िक से मेरे को लाइफ में मीनिंग मिलता है। वो कहते हैं ये चीज़ मुझे आगे की तरफ पुश करती है, मुझे मेरे दिन को वो बनाती है कि हाँ आज मुझे दिन को एक एक्साइटिंग वे में देखना है, इसको जीना है अच्छे से। जब तक उनकी वाइफ थी तब तक वो उनके लिए बहुत बड़ा रीज़न थी। बच्चे तो ऑब्वियसली हैं उनके साथ, लेकिन बच्चों की अपनी लाइफ है। लेकिन वो कहते हैं कि आज के डेट में मैं अपने इस अकेलेपन को ना इस म्यूज़िक के थ्रू बियर करता हूँ, ये म्यूज़िक मुझे होप देता है। तो कहते हैं तुम भी कुछ ना कुछ, तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा
वो कहते हैं कि डिवाइन ने सबको एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को पहचानो, अपने अंदर को पहचानो और उस पर वर्क करो। तो कहता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो बस कोडिंग कर लेता हूँ अच्छी। वो कहते हैं कोडिंग तुम जॉब के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो, अपने दिल के लिए क्या करते हो? वो कहते हैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, कोई ना कोई टैलेंट तुम्हारे अंदर ज़रूर होगा। दुनिया में हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है जो उसको यूनिक बनाता है। राहुल उनकी बात सुनता है। अब रात को बालकनी में बैठा हुआ है तो सोचता है कि मेरे पास क्या टैलेंट है, क्या मेरे अंदर यूनिकनेस है। तो एकदम से उसकी नज़र ना एक पेपर पे पड़ती है, उसके ऊपर पेन रखा है। अब उसको याद आता है कि जब वो स्कूल टाइम में था और कॉलेज टाइम में था तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऐसे लिखता था और उसने बहुत प्राइज़ जीते थे लिखने में। लिखावट उसकी बहुत अच्छी थी, राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन फिर बाद में करियर के चक्कर में, फिर प्रोफेशन के चक्कर में उसको छोड़ना पड़ा। पर उसको लगता है मैं काम करता हूँ, ये जो मेरे साथ होता है, जो मेरी लाइफ है, जो मैं एक लोनलीनेस फील करता हूँ, मैं इसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो उसे लगता है कहीं ना कहीं बहुत लोग होंगे मेरे से शायद जो इस फीलिंग से गुजर रहे होंगे। वो ब्लॉग बनाता है अपना और लिखना स्टार्ट करता है अपनी बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो फील करता है, जो एक्सपीरियंस करता है। तो काइंड ऑफ एक जर्नलिंग करता है और फिर शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी लिखता था। धीरे धीरे उसकी राइटिंग्स, उसकी शॉर्ट स्टोरीज लोगों के बीच में रेजोनेट होने लगी, लोग कनेक्ट करने लगे और उसको मालूम पड़ा कि कैसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो लोनली फील करते हैं। करीबन तो ये करते करते 1 साल और निकल जाता है। करीबन अब वो 34 साल का हो गया है, 34 ईयर्स का। तो एक दिन बैठा होता है दोबारा बालकनी में, 1 साल हो गया उसको लिखते हुए, और अपने पूरे पिछले के 2-3 साल को याद कर रहा है। पूरा वो जर्नी याद कर रहा है, कैसे उसकी लाइफ में अनन्या आई, कैसे उसको राजेश अंकल मिले और कैसे राइटिंग के थ्रू उसने अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज किया। तो इन सब के बारे में आज दोबारा बैठा हुआ है रात के 11 बजे और अपनी बालकनी में बैठ के एकदम से उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। और एकदम से उसकी नज़र पड़ती है सामने वाले फ्लैट पे। वो सेकंड फ्लोर पे रहता था और बिल्कुल उसके सामने ही फ्लैट था राजेश अंकल का। और राजेश अंकल के फ्लैट से हल्की सी वहाँ पे एक लाइट जल रही है और पियानो की आवाज़ आ रही है। तो समुंदर की आवाज़ आ रही है। राहुल समुंदर को देखता है, फिर ऊपर सितारों को देखता है और सोचता है कि कोई अकेलेपन में अपनी जगह ढूंढ रहा है, कोई अकेलेपन में अपनी आवाज़ ढूंढ रहा है और कोई अकेलेपन में एक दूसरे को ढूंढ रहा है। तो ये थी कहानी शहर के खामोश सितारों की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।